बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर प्रोग्राम पेश करते हैं। आज भी हम जो मुल्क भर में सियासत के हवाले से खबरें हैं उस पर बातचीत करेंगे। एक तो हम आपको बताते चलें कि एक दिन पहले एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा तमाम न्यूज़ चैनल में बड़ा ज़ेर बहस रहा। दूसरा, सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में जो केस चलाने का मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जनाब ज़ेर समात है। उस पर क्या कुछ हुआ। बाकी सेनेट के हवाले से भी खबरें हैं, पंजाब हुकूमत से जुड़ी खबरें भी हैं, वफाक के हवाले से जुड़ी हुई खबरें भी हैं, महंगाई के हवाले से खबरें हैं, पीटीआई के हवाले से खबरें हैं, बानी पीटीआई के हवाले से खबरें हैं। तो बारी बारी हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आज के प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार रोज़ मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जनाब जवेद इकबाल गुरैश साहब वो भी मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार जुल्फ़िकार तार साहब की खिदमत भी हासिल करते हैं, उन्हें भी हम प्रोग्राम में लेंगे। तो एक तो हम आपको बताते चलें कि गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का कहा जा रहा है कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। तो जो बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मैं बहुत नाराज़ हूँ, बहुत परेशान हूँ कि ये कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं। नाज़रीन, कैसा तमाशा है, लतीफ़े वाली बात है कि हम लतीफ़ा इसे कह सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब हमें IMF से कर्जा लेने के लिए बड़े सख्त फैसले करना पड़ेंगे, दूसरी तरफ आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनाब मैं तो बड़ा नाराज़ हूँ, मैं तो नहीं चाहता। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको नहीं पता कि आपने 16 माह की हुकूमत में इस आवाम के साथ जो सलूक किया, आपको 8 फरवरी को सलूक का तो पता चल ही गया था, लेकिन क्या करे, आवाम के बस की बात नहीं है। आपकी कबूलियत जहाँ से हुई है आवाम बखूबी जानते हैं। हम कहते हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये हम आपको बता दें कि अल्लाह बेहतर तदबीर साज है, वही है जिसके कब्ज़े में तमाम इंसानों की जान है। वो बेहतर चीज़ों को जानता है, वो बेहतर चीज़ों को समझता है। तो ये चीज़ें आवाम से छुपी हुई नहीं है, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। खैर, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं वो भी हम ज़ेर बहस लाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक़ तो ज़्यादा बात अब आवाम को क्या सुनाएं, आवाम बखूबी जानती है कि ये किस लिए हम पर मुसल्लत किए गए हैं, ये क्या क्या जुल्म और सितम की दास्तानें बयान करके गए थे और क्या क्या बयान करने आए हैं। कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं। तो खैर, मैं गुरैश साहब से थोड़ा सा अहवाल जान लेता हूँ। गुरैश साहब बैठे हैं। गुरैश साहब, इससे पहले कि मैं ये अपने नाज़रीन को बताऊँ कि एक दिन पहले जो अपना एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका जो इस्तीफ़ा है वो इस वफाक के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए बड़ी बदनामी का बायस बना है। इस पर बात करें, पहले हम महंगाई पे बात कर लेते हैं कि गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं जनाब मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे इस आवाम का बड़ा एहसास है। हाँ जनाब, आपको पता है कि आप कैसे इक़्तिदार में आए हैं, आवाम बखूबी जानती है कि आप इक़्तिदार कैसे मिला है। अब जो कुछ मर्जी करें, अब आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके हाथ में इक़्तिदार है, जो मर्जी करें, जो मर्जी कहें, आवाम पे जो मर्जी जुल्म के पहाड़ तोड़ दें। आवाम ने पहले भी आपको बर्दाश्त किया है, अब भी बर्दाश्त करेगी। पहले आपने बिजली की सूरत में रोज़ यूनिट बढ़ाने के रोज़ कीमतें बढ़ती रहीं, अब आपने उससे ज़्यादा गैस की कीमतें बढ़ा के बिजली से भी बिल की कीमतें ज़्यादा जो है वो कर दी हैं। आवाम के लिए कोई खुदा का खौफ करें, इसके लिए सोचें। फिर जब कोई ऐसा वक्त आएगा आप तो फिर मुल्क को छोड़ के भाग जाएंगे। आपको लोगों के ना तो यूटिलिटी बिल का इल्म है कि घरों में क्या बिल आता है, ना आपको लोगों के फाकों का इल्म है कि लोगों के घरों में क्या सूरत हाल है, क्योंकि आपका कभी ना फाकों से वास्ता पड़ा है, ना कभी आपका बिजली के बिल से, ना गैस के बिल से वास्ता पड़ा है। आप तो यहां से निकलेंगे, प्लेटलेट्स भी आपके कम हो जाते हैं, बीमार भी आप जल्दी हो जाते हैं, इलाज भी पाकिस्तान में नहीं होता। तो जो कुछ आप
बस बादशाह हैं, जो दिल करे करें। अल्लाह ने आपको मौका दिया है आवाम की खिदमत का। यही कहेंगे कि इस आवाम की खिदमत के लिए थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा सोचें, बार बार सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, आवाम कहाँ खड़ी है। जी गुरैज साहब। शुक्रिया जनाब यूनुस साहब। पहली बात तो ये है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि साल में तीसरी दफ़ा गैस की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है, और जो प्रपोजल दी गई है ओगरा को, दरख्वास्त की गई है, उसमें 155% इसको महंगा करने की दरख्वास्त दी गई है जनाब। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने फरमाया कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कितने अफसोस की बात है कि ओगरा जो है वो कीमतें बढ़ा रही है। ये तो बड़ी अजीब मज़े का खेज बात है कि वज़ीर आज़म साहब जो है उनको पता ही नहीं है कि ये 155% गैस बढ़ाई जा रही है। इसी तरह पिछले दिनों में पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें बेशुमार दफ़ा बढ़ाई गई। अब देखें कि जो बिजली की कीमतें हैं, अब हमें डैम्स पे तवज्जो देनी चाहिए थी, जो हमने नहीं दी। अब बन रहे हैं, शुक्र है, 2-4 डैम। लेकिन आप देखें मंगला की बिजली जो है वो कितने रुपए में मिल रही है, और उसके मुकाबले में ये कंपनियों की बिजली जो है वो कितने रुपए में मिल रही है। और अब उनके जो एग्रीमेंट है वो रिवाइज किए जा रहे हैं, तो उसमें खुदारा इन चीजों का को मद्देनजर रखा जाए कि किस तरह अवाम से बिजली का जो बहुत ज्यादा रेट आपने फिक्स किया हुआ है उसको किस तरह नीचे लाना है। और ये शर्तें जो ऐसी लगाई गई हैं कि चाहे बिजली ले या ना ले, कंपनी जो है उसको पेमेंट हर सूरत डॉलरों में करनी पड़ेगी। और कई दफा बेशुमार टाइम में हम बिजली नहीं ले रहे होते लेकिन उनको डॉलर्स में पेमेंट कर रहे होते हैं। फिर दूसरे जिन लोगों ने ये बिजली के एग्रीमेंट किए, और उन हर साल का कमीशन उनके बाहर के कंट्रीज के बैंकों में जमा हो जाता है डॉलर्स की शक्ल में। अच्छा तो साहब, हमें जुल्करनाज साहब ने भी ज्वाइन किया है, आपकी बात को जारी रखेंगे, उनसे सलाम कर लें, एक मिनट बात करके फिर आपकी तरफ आते हैं। जी जुल्करनाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज क्लियर है? जी आवाज क्लियर है। जुल्करनाज साहब, ओगरा एक बार फिर गैस की कीमतें बढ़ाने का अंदिया दे रहा है और वज़ीर आज़म साहब इस पर हज़ारे अफसोस कर रहे हैं। हालांकि वज़ीर आज़म साहब खुद फरमा चुके हैं कि जनाब IMF से कर्ज लेने की सूरत में हमें बड़े जो है वो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। तो फिर अफसोस के चीज का आवाम को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है जनाब? देखिए बस अब इनके हाथ में है कुछ नहीं है जनाब। जो है अब इस पे झूठा मूठा नोटिस लेके ये इतनी कैसे आप बढ़ाने जा रहे हैं। आपकी आवाज स्लो है जरा जुल्करनाज साहब, आपकी आवाज स्लो है। क्या रोजे रख के आपको कोई कमजोरी? जनाब जी 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 बिल्कुल भी कर रहे हैं। हाँ जी, वैसे मेरी बात क्लियर है? अब ठीक, बिल्कुल सही है। राइट। मैंने कहा एक चीज इसमें बड़ी क्लियर है कि ये सिर्फ वो होता है ना, कहते हैं कि वो पंजाबी कहते हैं गोगला जो मिट्टी चाटना। बिल्कुल सही। देखिए जो प्राइस इंक्रीज करेगी होगा, और जाहिर है जो आपने अभी IMF का एग्रीमेंट आप उसमें गए हैं उसको ही आपने फॉलो करना है। बाकी ये नोटिस लेना और ये जो आगे चल के जी बड़े गुस्से हुए हैं, तो ये सारी कहानियां ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आगे महंगाई, ऑलरेडी महंगाई रुक नहीं पा रही, इनसे प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा रही। अच्छा, टॉपिक बहुत से ज्यादा हैं तो आप हमारे साथ लाइन पे रहेगा। जितनी गुफ्तगू आपने की है इतनी गुफ्तगू में जरा गुरैज साहब से कर लें, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गुरैज साहब बड़े मुख्तसर अल्फाज में बताया कि ये जो कुछ मर्जी कर लें, इन्हें आखिर जो IMF की शायद है उस पर जाना ही पड़ेगा। जी गुरैज साहब। वो इसलिए कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इन्होंने बाहर से उठा के एक वजीर खजाना बैठा दिया है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि देखें अवाम के नुमाइंदे क्यों इलेक्ट किए जाते हैं कि वो अवाम के अंदर से होते हैं, उनको अवाम के मसाइल का पता होता है। उन्होंने शाम को अवाम के अंदर बैठना होता है, उन्होंने मुंह दिखाना होता है। और ये खुद एडमिट कर चुके हैं कि वी आर बेगर्स। हाँ जी, किस चीज का हम जो है वो तो आप एक बाहर से उठा के वजीर खजाना को बैठा दिया, और वो क्या कर रहा है? वो भाई या तो वो बहुत अच्छी नेगोशिएशन करे IMF से कि वो जितने वो कहें कि जी ये टैक्स लगाने हैं या इसमें इंक्रीज करनी है, बिजली चार्जेस में इंक्रीज करनी है या फला में इंक्रीज करनी है, तो वो सब कहानियां है। तो वो इतना अच्छा नेगोशिएट करे कि वो उनको कायल करे कि भाई हमारी अवाम पे तो पहले ही इतना ज्यादा जो है बोझ आ चुका है, तो
जिसको हम नहीं कर सकते, या तो वो इसमें हमें कुछ करके दिखाए और हम मान लें भी वाकई ये एक अच्छा फैसला है कि आपने वहां से उठा के वजीर खजाना ले आए। हालांकि नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं नए वजीर खजाना की तरफ भी। जुल्फिकार साहब, एक रोज कबल तमाम जितने भी टॉक शो है उसमें सोशल मीडिया पे जो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा है वो हुकूमत के लिए बड़ी बदनामी का बायस बन रहा है। उसने तो हुकूमत को उड़ा के रख दिया है। उसने जनाब कहा है कि जी जिस तरह एक आहत चीमे की बेगम की जानब से लिखा गया लेटर बच्चों की फीस माफी का, तो फिर मुदाखलत जो गवर्नर साहब की तरफ से की गई, पहले ये भी सुनने में आया था कि मुहतरमा जो वज़ीर आला पंजाब है उनको वहाँ इनवाइट किया जा रहा था, तो तलबा में बड़ा गमो गुस्सा दे के उनका प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तलबा ने कहा कि जी वो तो मैंडेट चोरी करके आई हैं, तो यहाँ बुलाने से हम तो बड़ी तनकीद का निशाना बनाएंगे। इंतजामिया खौफजदा हो गई कि वज़ीर आला पंजाब की नाराजगी मुँह लेने की बजाय ये बेहतर है कि इसको लाया ही ना जाए। पता नहीं ये वो गुस्सा है उसको हटाने का, या उन्होंने फीसों में जो माफी का इन्होंने मुतालबा किया है बात नहीं मानी गई। गवर्नर साहब ने अपना इख्तियार शुरू कर दिया। ये अब अच्छा, आप जैसा मेरे जैसा कोई गरीब आदमी हो तो ये तो मान लें यार, कोई करोड़ों में नहीं अरबों रुपए मालियत है कि जायदाद उसके गोशवारे देखे, 4-5 तो गाड़ियां उसके पास और बड़ी जमीन है उसके पास। हाँ चीमा, उसको क्या फीस माफ कराने की जरूरत थी? ये जो स्कैंडल आया है, ये स्कैंडल इतना बड़ा है अपनी नोयत का कि ये बताता है वही चीज। अब मैं वर्ड यूज करूंगा, मुझे लगेगा कि वो शायद तो हम पीटीआई वालों की बात कर रहे हैं कि ये माफिया की गवर्नमेंट है यार। कि मतलब ये इस नोयत का स्कैंडल है कि आप अंदाजा करें कि आहत शीमा के बिलियंस के एसेट निकले थे, नैब ने जो निकाले थे, और उसका रेफरेंस गया आपके सामने, और जिसके बाद फिर अब देखिए आशियाना स्कैंडल में करप्शन का इल्जाम था, दीगर कई ऐसे जी मैं पे आ रहा हूँ। आप वो निकले, उसके बाद आपके सामने है जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहले वो करप्शन रेफरेंस खत्म होता है जनाब, ठीक है, और ये साहब उसमें इंडक्ट होते हैं एज मिनिस्टर। फिर केयर गवर्नमेंट आती है, आज सीमा इतना इनएविटेबल है, उसकी इतनी डिमांड है कि वो साहब को बनाया जाता है उसमें मिनिस्टर केयर गवर्नमेंट में। अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख में भी शायद कम ही हुआ होगा कि केयर गवर्नमेंट का जो उसके फौरन बाद वाली गवर्नमेंट है उसमें भी वो मिनिस्टर हो। तो ये माफिया की गवर्नमेंट में ही ऐसा होता है कि माफिया गाय आपने हर जगह रखना है जनाब। और उसके बाद फिर यहाँ मत रुके। अब गवर्नमेंट में वो साहब है, 40 लाख की फीस वेवर है कि माफी करवानी है, और उसमें यू टेक नोटिस ऑफ दैट कि आपने जो ऑस्ट्रेलियन जो प्रिंसिपल है एटिसन कॉलेज का नोन वन, आप अंदाजा करें कि आपका गवर्नर जो है वेरी शेमफुली उस पर कहता है कि 4 मिलियन भाई हम इसे दे रहे हैं, 40 लाख दे रहे हैं, और भाई $12,000 नहीं बनती यार। अगर इंस्टीट्यूशन के अगर उसकी माफी चाहते हैं 40 लाख तनख्वाह बन भी जाती है, तो अभी आप रिसेंटली जिसको ले रहे हैं कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये 3 करोड़ रुपए वाला बंदा वज़ीर खजाना नहीं लेके आए। जी, और मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब इन्होंने ऐसा कर लिया कि मतलब घर की गवर्नमेंट बना रहे हैं यार, मतलब अपने घरों में की उसमें इतना मतलब ब्लेटेंटली इन्होंने फ्लाउट किया है रूल्स को। गवर्नर साहब तो बड़े शरीफ आदमी अपीयर होते थे, लेकिन वो आले शरीफ के आगे जिस तरह से माथा टेका है उन्होंने, मतलब। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं, दो एस्पेक्ट है इसके कि एक तो ये, अच्छा इनको जुल्फिकार साहब कोई समझाने वाला नहीं होता जब भी आले शरीफ के सामने। जी, बट मुझे जरा मौका दे, मैं जनाब इसको। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो आप ये देखें कि एक तो जो रूल्स को फॉलो करने की पदाश में उसे कहते हैं भाई तू 40 लाख नहीं छोड़ा, चल घर बोरिया बिस्तर चुप पे गायब हुआ था, उस पर आप इतना प्रेशर डालते हैं, इवेंचुअली वो रिजाइन कर जाता प्रिंसिपल। जनाब क्यों 40 लाख? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप एक तरफ आपके पास बिलियंस ऑफ रुपीज है यार, चले मैं बिलियंस को कन्वर्ट कर देता हूँ, पीछे कर देता हूँ, मिलियंस हैं क्योंकि मैं नैब के रेफरेंस के कॉन्टेक्ट में ही जायदाद की तरफ आ जाऊं तो यार उसमें 40 लाख तो पीनट्स भी नहीं है इनके लिए। जो फी वेबर मांग रहे थे चीमा साहब, वो तो 40 लाख, तो उसका अगर निकाले ना तो 0.1% भी नहीं निकलेगा जितना एसेट्स है इनके पास। बिल्कुल सही। तो यार मतलब वही कहते हैं ना, जिसके पास जितना पैसा है तो शायद वो निकालना नहीं चाहता। तो आपने पूरा सिस्टम हिला के रख दिया। एटिसन कॉलेज की बदनामी, आपने अपनी बदनामी को तो फॉरन मैटर ही नहीं करती, क्योंकि वही माफिया वाला सिस्टम है। माफिया तो नहीं अपने आप को डरता कि जी मेरी बदनामी कौन सी होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, फर्क पड़ने से मुझे याद आया, आप देखें कि
आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे बार बार वायरल हो रही थी कि जो अलीम खां की सोसाइटी है रोडा को उसने ना 11,000 कनाल जमीन उस सोसाइटी के नाम एनओसी जारी कर दिया। और इसी अभी आपको बता दूं रूडा, ये जो आप बता रहे हैं जनाब, इससे पहले नैब इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी कर रहा था, रेफरेंस फाइल करने जा रहा था, तो उन्होंने कहा जी रेफरेंस तो बड़ी दूर की बात है, आप इंक्वायरी बंद करें। तो अभी नैब ने वो इंक्वायरी बंद की है। वही मैं बात कर रहा था, इमरान खान के साथ अलीम खान का इसी बात पे इख्तलाफ हुआ था कि इमरान खान से इन्होंने रोडा की जमीन मांगी थी अपनी सोसाइटी के लिए और उसने देने से इनकार कर दिया था। और फिर इस माफिया ने सोचा कि उसके साथ तो हमारा काम नहीं चल सका, जितने माफियाज थे वो इसीलिए इस माफिया के साथ आके जुड़े हैं कि कम से कम आले शरीफ हमारे जो कारोबार है उसको सपोर्ट तो करेंगे। जी जी बात साहब, एथिसन कॉलेज का एक ये इतनी क्लासिक एग्जांपल ऑफ मतलब माफिया रूल की इससे बढ़ के हो नहीं सकती कि आप पूरा एक प्रीमियर कॉलेज है और उसमें ये सारे प्राइड लेते हैं, ये हर कोई चाहता है सुपर एलीट कि मेरा बच्चा यहाँ से पढ़े। तो मतलब आप ये देख लें कि इससे करने से होगा क्या कि पाकिस्तान में अगर एक दो इदारे बच भी गए हैं तो उनको पूरा मैसेज कि हम आगे हैं, अगर आपने माथा आगे हमारे आगे नहीं टेकना हम आपको उड़ा देंगे। दैट्स अ सिंपल आंसर ऑफ इट। नहीं, इससे क्या आले शरीफ ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा वफाक बदनाम हो रहा है पंजाब? खैर ये तो कभी सोचा ही नहीं। आपको पता है कि जब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे पाकिस्तान में कानून की जद में आए थे तो हमारी मोहतरमा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है यही कहती थी मेरे भाइयों पे तो पंजाब का पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। खैर जी गुरैश साहब, आपने जिस तरह उन्होंने बड़ी डिटेल से बात की है, जुल्फ़िकार साहब आप भी इस पे जरा मुख्तसर सी बात कीजिए ताकि हम टॉपिक बहुत ज्यादा हैं आज नए टॉपिक की तरफ बढ़ सकें। जी देखिए, ये एक बहुत अच्छा अदारा है और अल्लाह के फजल से एक वाहिद अदारा रह गया था जहां इनकी इंटरफेरेंस नहीं थी और वहां भी इन्होंने इंटरफेरेंस की कोशिश की। और ये कहना कि प्रिंसिपल साहब 40 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, भाई आप मुफ्त में तो नहीं दे रहे, आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, उनको तनख्वाह देनी है और फिर वो जो उस्ताद मोहतरम होता है उसका तो हक अदा ही नहीं किया जा सकता अगर वो प्रिंसिपल असूलों के ऊपर जिंदा रहता है। दूसरी तरफ आप देखें कि आप क्रिकेट बोर्ड में कितने डायरेक्टर हैं और उनकी कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं और एक बार एक जगह से वो चैंपियनशिप नहीं लेके आए। जो चैंपियनशिप है वहां से भी हार जाते हैं, जो वर्ल्ड कप है वहां से भी हार जाते हैं, वैसे जो मैचेस है वहां से भी हार जाते हैं, बर्बादी का तरह। और इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, आप उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे, वहां पे ओबलाइज कर रहे हैं। वहां पे नकवी साहब को वो भी पोर्टफोलियो दिया हुआ है, उधर उनको वजीर खारजा भी वजीर दाखिला भी बनाया हुआ है। दूसरी तरफ बेशुमार कारपोरेशनें हैं जिनके हेड्स जो है ना बेशुमार तनख्वाहें लेते हैं और उनकी कारकर्दगी को अगर मॉनिटर किया जाए तो वहां से कुछ भी नहीं निकलता। तो इसलिए ये इंटरफेरेंस बहुत बुरी गलत बात है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि बेशुमार यूनिवर्सिटियां हैं इस वक्त जिसके इस वक्त जो वाइस चांसलर है वो ओवर एज है, यानी कि आप हैरान होंगे कि डॉक्टर इकरार साहब ज़रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, 72 साल के करीब उनकी उम्र है और उनको जनाब तगमा इम्तियाज भी दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या दिया जाता है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जाती है। भाई आप अपने लोगों का हक क्यों मार रहे हो, क्यों नौजवानों को बददिल कर रहे हो कि मुल्क छोड़ छोड़ के चले जाएं और आप उनकी काबिलियत से फायदा नहीं उठा रहे। वहां पे लाइनें लगी हुई हैं टीचर्स की जो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हम भी शायद वीसी बने, और जो आदमी इन सर्विस वीसी बनता है रिटायरमेंट से पहले वो अपना रोल अदा करता है प्रॉपर तरीके से। ये बैठे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या रोल अदा किया है, उन्होंने नई वैरायटियां निकालने में क्या रोल अदा किया है, किस तरह के स्टूडेंट पैदा किए हैं। बेशुमार ऐसे अदारे आप देखें रिसेंटली एक बार फिर या मैं एक बात छोटी सी करके फिर मैं बात खत्म करता हूं कि आपने देखा कि जो एयर चीफ थे उनको भी 1 साल एक्सटेंशन के लिए समरी रखी गई है। तो कहने का मकसद ये है यहाँ अदारे तबाही, ये इसलिए ये इन अदारों के जो हेड्स हैं उनको इसलिए ओवरेज लगाया हुआ है कि ये अपनी मनमानियां वहां करवाते हैं, ये अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। यही बात है कि हमें इसके बारे में बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए। हम गुरैश साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं। जुल्फ़िकार साहब जी प्लीज, बड़ी अच्छी बात करें, मैं ऐड कर दूं पब्लिक के
पब्लिक को अच्छी अवेयरनेस होगी। इस टाइम पंजाब में 30 के करीब यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, जिसमें वाइस चांसलर रेगुलर इन्होंने अपॉइंट नहीं किया 2 साल से। और इसलिए नहीं किया कि ये जो है अपॉइंटमेंट इन्होंने सारी डॉग बेसिस पे लोग लगाए हुए हैं। वही अपने जो मैंने आपको बताया जो माफिया रूल का कंसेप्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन चल रहा है। क्योंकि अगर ये इनको 30 यूनिवर्सिटीज पे, थोड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं होती है, अगर वहां में वाइस चांसलर लगाए, मेरिट पे लगाए, तो जाहिर है फिर इनको प्रॉब्लम आएगा कि एक बंदा 4 साल के लिए मेरिट पे आया है, तो ये हर दूसरे दिन इलीगल काम वहां पे करवाना चाहेंगे, उसके लिए मुश्किल होगा। तो इन्होंने कमजोर लोगों को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है वाइस चांसलर का 30 यूनिवर्सिटीज में, ताकि यही जो 2 नंबरी है, ये मैं आपको एडिशनल कॉलेज के हवाले से ही बात हो रही थी, वहां पे तो इनका जोर नहीं चलता था, तो इन्होंने रूल पता नहीं क्या कुछ करके गवर्नर को डाल, और आखिरकार वो माइकल थॉमसन जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इधर भी जो है वाइस चांसलर लगाए हुए हैं जिनके पास एडिशनल चार्जेस हैं, ताकि ये इनके 2 नंबरी के काम, जो काम कहें वो माथा टेकें, नहीं टेकेंगे तो एडिशनल चार्जेस से लेके किसी और को दे देंगे। ये है, दिस इज द रूल बाय द माफिया। अच्छा जुल्फिकार साहब, यहाँ एक ब्रेक का टाइम है, दोबारा फिर यहीं से शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम पंजाब हुकूमत और वफाक हुकूमत की गुड गवर्नेंस के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या इनकी गुड गवर्नेंस है या बैड गवर्नेंस है। तो इस हवाले से गुरैश साहब बात कर रहे थे। गुरैश साहब, आले शरीफ की हुकूमत जब भी आती है इस इलेक्शन में, तो खास तौर पर इन्हें बड़ा ही तनकीद का निशाना बनाया गया है। वो जर्नलिस्ट जो आप इनके पेरोल पे समझ सकते हैं या बड़ा इन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी बड़ी खुल के तनकीद की है जिस तरह इन्होंने सिस्टम को पांव तले रोंदा है। आप देखेंगे अब भी आले शरीफ के इक़्तिदार में आने के बाद कोई मिनिस्टर इनका पुलिस के साथ मीटिंग करता नजर आ रहा है, कोई मिनिस्टर इनका जनाब किसी मतहत की बेइज्जती करता नजर आ रहा है, और कोई मिनिस्टर इनका जनाब अपने बच्चों की फीसें माफ करवाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जिससे इनकी गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की चीजें सामने आती हैं। वो माफियाज जो इमरान खान के साथ नहीं चल पाए, वो इनका हिस्सा बन गए हैं और वो पूरी तरह इनसे फैजियाब हो रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें तो काफ़ी वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं और ये बेनकाब हो रहे हैं। लेकिन मजीद इस पर बातचीत करने से पहले मैं जुल्फिकार साहब की तरफ 1 मिनट बढ़ता हूँ। जुल्फिकार साहब, KPK ने जो है वो अपील दायर की थी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने कल अज़म करार दिया था। उन्होंने फैसला दिया था कि ये सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तो KP की हुकूमत जो है, निगरान जो हुकूमत थी, वो चली गई थी अपील में। अब उसकी आज 1 रोज कबल समाअत थी, तो उस दौरान एक तो KPK ने कहा कि जी हम तो बिल्कुल विड्रा करते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इसके जो है वो एप्लीकेंट रहें। तो एक तो उन्होंने कहा कि जी बाज़ाब्ता तौर पे आप इस पर दरखास्त दें। दूसरा ये कि जवाज खाजा, पता नहीं क्या नाम है, जो वकील हैं, उन्होंने जनाब कहा है कि जी ये फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, 6 रुकनी बेंच नहीं ठीक, ताकि सारे जज इस पे अपनी राय का इजहार कर सकें। उस पर बड़ी हौसला अफजा बातें हैं, रिकॉर्ड मांगा गया है, डेट डाली गई है, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या देख रहे हैं इसे कि ये केस निपटाने की बजाय, इसकी गैर जानबदार इंक्वायरी करवाने की बजाय सेनेट में एक वक्री दुकानदारी खोली गई है, ये सारी चीज़ें आप कैसे देख रहे हैं जनाब जुल्फिकार साहब? जी बात साहब, ये देखें, मैं बड़ा इसमें लेकिन कंटेम्प्ट ना लग जाए मुझ पर, लेकिन जब तक काजी फैज ईसा साहब हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे मामला जिसको मीन अदर वे अराउंड बेनिफिट मिलेगा PTI के लोगों को, तो वो कोई ऐसा फैसला तो नहीं आने वाला उनकी मौजूदगी तक सर। तो क्योंकि उनका बायस काफी एविडेंट रहा है, वो चाहे उनसे इलेक्शन से पहले PTI से पल्ला छीना गया, उसके बाद इलेक्शन के मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसकी इंटेग्रिटी पे, क्रेडिबिलिटी पे, कि ये बहुत बड़ा रिग्ड इलेक्शन था, धांधलीशुदा इलेक्शन है, मैंडेट स्टील हुआ है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं या कोई सुनवाई नहीं। फिर मतलब जिस तरह से इसको रिजर्व सीट्स नहीं दी गई, और मतलब बहुत सारे मामला जो जिसमें PTI को किसी किस्म का कोई बेनिफिट मिल सकता था सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं मिला अंडर काजी फैज ईसा साहब। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी, चूंकि May 9 रिलेटेड ही केसेस बनते हैं, मिलिट्री ट्रायल,
ट्रायल कोर्ट्स में इनका जो मामला जाना है या गया हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे तो यही लगता है कि मतलब क्वाइट होपलेस फ्रॉम द साइड ऑफ द पीटीआई कि अगर वो कोई होप रख रही है सुप्रीम कोर्ट से, तो आई डोंट सी एनी रिलीफ कमिंग टूवर्ड्स देम। जी, जिस तरह जी गुरैज साहब, आप इस पे जरा बात कीजिए कि सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, इस पे भी एक तो ये यानी कि पीटीआई के लिए खुशहाल बात है कि उनके जो जनाब जिनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी कि ये सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, मुराद सईद और मुराद सईद के अलावा हमाद अजहर, और हमाद अजहर के अलावा वो अपना जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उन्हें इजाज़त दे दी गई है कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तमाम वो पीटीआई की तरफ से जो इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो मिल चुकी है। ये सेनेट के इलेक्शन को आप कैसे दे रहे हैं गुरैज साहब? ये सेनेट का जो इलेक्शन है ना जी, ये टोटल इसकी जी 104 सीटें होती हैं जनाब, और लेकिन 2021 में फाटा क्योंकि ख़त्म हो गया था, इसकी 4 जो सेनेटर थे रिटायर हो गए थे, इसलिए 100 रह गई। अब 4 सेनेटर जो थे फाटा के वो अब रिटायर होंगे, 24 में हो गए हैं, ठीक है ना जी। तो अब फाटा की सीटें तो हो गई ख़त्म, बाकी रह गई 96। ये 14 जनरल सीटें हैं सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपीके में, और 2 सीटें हैं जनरल कैपिटल में। तो इसी तरह टेक्नोक्रेट की 4 सीटें हैं जी तमाम सूबों में, लेकिन 1 सीट है अपना इस कैपिटल में। इसी तरह वुमेन की 4 सीटें हैं और कैपिटल में 1 सीट है, और नॉन मुस्लिम की 1 सीट है तमाम सूबों में, लेकिन कैपिटल में उसकी कोई सीट नहीं है। तो इस तरह इसका तरीकाकार ये होता है कि ये आधे सीटों पे इलेक्शन होता है और आधी सीटों का इलेक्शन 3 साल के बाद फिर दोबारा होता है, ठीक है ना जी। जो पिछले होते हैं आते हैं वो 3 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके 6 साल पूरे हो जाते हैं, और फिर आगे 3 साल में जो बाकी आधे होते हैं उनका इलेक्शन होता है। ये जो क्योंकि ये टोटल सीटें, जो चेयरमैन बनने के चांस हैं, ये किसके पैदा? बड़ा नाम आ रहा था जो पिछले निगरान वज़ीर आज़म थे, तो ये भी कह रहा है कि यूसुफ गिलानी साहब, इनका भी नाम लिया जा रहा है कि पार्टी का बंदा आएगा जी। देखें इसमें तो ये थोड़ा सा मैं इसका जरा बता दूं, ये जो टोटल हर सूबे में 23 सीटें होती हैं, तो कई बार ये 12 सीटों पे इलेक्शन कराते हैं, फिर 11 बच जाती हैं, वो अगले 3 साल में उसका इलेक्शन हो जाता है। इस तरह बलूचिस्तान और मेरा ख्याल केपीके में 12 सीटों का इलेक्शन होगा और 11 सीटों का इलेक्शन होगा पंजाब और सिंध में। तो इसमें ये होता है कि जितने जो लोग होते हैं जनरल सीटों पे, उसको टोटल जो लोग होते हैं जो असेंबली के मेंबर होते हैं सूबाई असेंबली के, उस पे तकसीम कर दिया जाता है और वो लोग वोट कास्ट करते हैं। और उसमें ये होता है, फर्ज किया 10 लोग खड़े हो गए हैं सेनेट में और 7 सीटें हैं, तो फिर उसमें जो लोग फिर प्रायोरिटी के ऊपर वोट देते हैं कि पहला वोट हम इसको दे रहे हैं, अब दूसरा इसको देते हैं। दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि कई बार सियासी जमातें ब्लॉक्स बना देती हैं कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, आपने बस इन कैंडिडेट को आपने वोट देने हैं ब्लॉक की शक्ल, इतने लोगों ने इनको वोट देना, इतने इनका, ये तरीकाकार है जो आजकल। दूसरा जो आपने सवाल किया कि सेनेट का चेयरमैन किसको बनाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो बलूचिस्तान के हैं काकड़ साहब, मुझे ऐसे लगता है कि उनको ऑब्लाइज किया जाएगा क्योंकि उन्होंने जो थी निगरान सेटअप में बड़ी फर्माबरदारी का सबूत दिया है और बड़े शरीफ बच्चों की तरह अहकाम को जो है माना है और उनको आगे लेके चले हैं। अच्छा, एक तो जुल्फ़िकार साहब, सनम जवेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, यास्मीन राशिद को इजाज़त मिल गई है, मुराद सईद को इजाज़त मिल गई है, हमाद अजहर को इजाज़त मिल गई है। एक वो जिनकी बेटी की तस्वीरें जारी की गई, बीवी की, वो बरहना जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, आज़म स्वाति साहब, सॉरी मुझे नाम भूल गया था, आज़म स्वाति साहब को इजाज़त मिल गई है। तो पीटीआई के लिए ये मैं कहता हूँ कि उनके बानी पीटीआई ने कम से कम वो लोग जो पार्टी के लिए अजीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें सेनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है, ये अच्छी खुशखबरी है उनके लिए। दूसरा मैंने ये कहना था, जो सेंटर जमात इस्लामी के थे मौलवी मुश्ताक, उनकी जारहाना तकरीर के पेश नज़र इसराइल की मुखालफत, गजा की हमायत में
कार्रवाई कर दी गई है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया बड़ी संगीन दफात के तहत? 144 हाँ जी वायलेशन के तहत। नहीं ये देखें लेकिन कैसा, क्या हम गजा की हमायत नहीं कर सकते, इसराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते? क्या वो जो कमसन बच्चे जिनकी लाशें माँ बाप उठाए बड़े ज़ारो कतार रोते नज़र आते हैं, जिनके पास खाना नहीं है, उनकी तस्वीरें देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़ा जो है वो दर्दनाक अंदोनाक मनाजर, बड़ा दिल दहला देने वाले मनाजर, ये क्या हमने पॉलिसी बना ली है कि हम गजा के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, सॉरी इसराइल के खिलाफ गजा की हमायत में कोई बात नहीं कर सकते? ये उन्होंने कहा था गजा ने कि कम से कम पाकिस्तानी एक धमकी ही दे दें तो ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा होगी। तो इनकी जानब से तो कोई धमकी भी सामने नहीं आ रही, लेकिन आज मेरे ख्याल में कौमी सलामती में करारदाद पेश की गई है जो मंजूर भी कर ली गई है कि अपना जंग बंदी होनी चाहिए, जंग बंदी की जाए जनाब। तो इसे ये सेंटर वाला क्या मामला है, क्या इसराइल देखें अगर हमारा कुछ क्रिकेटर जनाब इसराइल गजा के ऊपर जरा सी बात कर लूं जो आप सेकंड पार्ट में आपने सर देखें बात साहब, एक तो ये सभी के लिए माइंड बॉगलिंग है कि पाकिस्तान के अंदर आप इसराइल की मुखालफ रैली क्यों नहीं निकाल सकते। 32,000 से ज्यादा जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, आपको पता है। गाज़न जो है या फलस्तीनियन जो है वो ज्यादातर उसमें बच्चे और औरतें हैं जो कि शहीद हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा जख्मी हैं। और उसके लिए दुनिया में चाहे वो अमेरिका या इवन बरतानिया क्यों ना हो, जिससे हम अपेरेंट इंप्रेशन तो यही है कि अमेरिका का हमें खौफ है, तो वहाँ पे 1-1 लाख लोगों का निकलता है जुलूस। बरतानिया में, अमेरिका में जो उनका इत्तेहादी है वो वहाँ बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, बड़े एहतजाज हो रहे हैं। हमें क्यों इतना ज्यादा डर है, खौफ है? हम क्यों नहीं फलस्तीन का झंडा लहरा सकते? और ये केयर टेकर गवर्नमेंट से ही ये काम शुरू हुआ है, जाहिर है। अक्टूबर 7 को से ये लड़ाई जारी है गाजा में जनाब। तो समझ नहीं आती कि बिल्कुल ही हम लोग इतने ज्यादा मतलब फियरफुल हैं, इतने डर चुके हैं कि खौफ है कि अगर हम बाहर निकलेंगे इस एंटी इसराइल रैली निकालेंगे तो उसके बाद पता नहीं हमें क्या कुछ फेस करना पड़ जाएगा। तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर है और वन ओनली कैन होप एंड विश के ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें हौसला करना चाहिए और लोगों को अलाउ करें कि कम से कम वो अपना गुस्सा रोड के ऊपर निकाल सके आके इसराइल के खिलाफ। एक तो ये चीज है। नहीं हम उनकी देखें ना, हम उनकी जरूरत को सलाम पेश करते हैं। सेनेटर मुश्ताक ने जब भी सेनेट में खड़े होके इन्हें झंझोड़ा है, हलाया है, बड़ी जाराना तकरीर की है। यार उनके जज्बात की बड़ी कदर करते हैं। उन्होंने आफिया सिद्दीकी की हमेशा बात की है, उन्होंने गजा की बात की है। क्या हम बात भी नहीं कर सकते यार? उन पे देखें कितनी दफात लगा दी गई हैं और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये क्या, हम कहाँ खड़े हैं? क्या वो मासूम बच्चे क़यामत के दिन क्या मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बहुत बुरा मैसेज इसके साथ दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है कि जो प्रो इसराइली रैली पाकिस्तान में निकलती है और जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं और उन पे मतलब हम सीरियस क्या जमात इस्लामी को इसलिए इलेक्शन में कहीं अपनी सीटों से हाथ तो नहीं धोना पड़ गया कि सराजुल हक साहब बड़ी रैलियां निकालते थे? जमात इस्लामी की तो आपको पता है अगर तो वो अलायंस करके पीटीआई के साथ चलते तो शायद उनकी फिर ये सीन होता कि उनको सीटें हराई जाती। तो उनकी अपनी इतना नहीं सिलसिला है। दीर वगैरह इधर केपीके में 1-2 एरियाज हैं जहाँ पे उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ से 1-2 सीटें वो निकालते हैं। बाकी तो आपको पता है कि उस तरह का उनका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है कोई पंजाब में भी। पंजाब में तो आपके सामने ही है जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था। तो इस्लामी ममालिक का जो ब्लॉक बना था जिसके रहील शरीफ भी जनाब बकायदा कमांडर बनाए गए थे, वो कहाँ गया जो इस्लामी मुल्क की हमायत में खड़ा होना था? कहीं से लेके इस्लामिक ब्लॉक सारा जो है वो गहरी नींद में चला गया ना। इसराइल से डरते हैं, इसराइल के पीछे अमेरिका है, तो ये बड़ा जिसे कह लें कि काइंड ऑफ ओपन सीक्रेट है। लोग इससे बात करते घबराते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि अरब कंट्रीज बुरी तरह से डर के बैठ के और दबक गए। अमेरिका में कांग्रेस में इसकी बड़ी मुखालफत की जा रही है जो इसराइल की तरफ से जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है। जी, लेकिन ये है कि अगर हमारे अरब कंट्रीज में कोई 1-2 कंट्री ही खुल के आ जाते सामने, सिर्फ आप यमन अकेला लड़ रहा है और यमन के रिसोर्सेज आपके सामने कितने मीगर रिसोर्सेज हैं, तो उसने पूरा जोर डाला हुआ है। अमेरिका के साथ भी डाला है। अमेरिका, बरतानिया और बाकी 1-2 और कंट्रीज मिलके उस पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो उसमें वो जो ओशन है वहाँ पे वो कहता है कि मैंने भाई आप लोगों को
आप लोगों की जो शिप है जो ट्रेड कर रहे हैं, मैंने उसको हिट करना है, क्योंकि आप इसराइल को आप नहीं रोक रहे, मासूम जानों से खेल रहा है। बम्बार्डमेंट तो मतलब नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर, बेसिस पे 100-150 बंदे का नाश्ता करता है और कोई दुनिया में उसको रोकने वाला नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, बात वही है, वेरी शेमफुली वाली। ये बहरहाल देखें, अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म है, इतना जुल्म है कि इसके लिए बहुत कम है दुनिया में। इसके ऊपर सिर्फ हम लोग अल्फाज ही बोल सकते हैं, वो अरब वर्ल्ड से तो शायद वो भी नहीं आ रहे। तो मैं आऊंगा सेनेट की तरफ। सेनेट में भी ये देखें, गुरैया साहब ने अभी सारी डिटेल इसकी बताई, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए, मैं आपको बताऊं कि केपी में तो जो इन्होंने नॉमिनेट किए हैं वो तो शायद इजीली सेल थ्रू कर लेंगे, जो उनकी सीटें हैं उसके मुताबिक जीत लेंगे। लेकिन पंजाब में जो सनम जावेद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, यहाँ से जो और नॉमिनेट किए हुए हैं, जुल्फी बुखारी है उसको और हमाद अजहर है। तो आई सीरियसली डाउट कि ये सारे जितने कैंडिडेट इन्होंने अपनी सीटों के मुताबिक खड़े किए हैं पंजाब से, ये सारे इलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट बैलेट है, आपके ज़हन में होना चाहिए। सीक्रेट बैलेट है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें बड़ी सामने आ रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया गया पीटीआई। व्हाट्सएप इतनी स्टेज पे शायद फॉरवर्ड ब्लॉक बनना, मतलब इतनी जल्दी स्टेज पे अभी तो गवर्नमेंट बने महीना 2 महीने हार्डली भी पूरे नहीं हुए, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। तो लेकिन ये है कि चूंकि सीक्रेट है और आपको पता है जिस तरीके से इनको डील किया गया है पीटीआई वालों को, यू नेवर नो कि उस दिन ये सारे वहां पे पहुंचते भी हैं कि नहीं वोट डालने। अगर वोट डालते भी हैं तो किसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, यू नेवर नो। तो इसलिए एक कोई अगर सीट ये लूज करते हैं, 1 या 2 सीटें जो इनकी बनती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीट्स इन द पंजाब असेंबली, तो वो कोई चंबे की बात नहीं होगी। बात ठीक कर रहे हैं। खुशखबरी ये है कि जुल्करनैन साहब के केपी की हुकूमत की जानिब से गजा फ़लस्तीन के लिए 100 मिलियन इमदाद का ऐलान किया गया है। हमें चाहिए कि तमाम सूबों को इसी तरह अपनी अपनी वसात के मुताबिक ऐलान करना चाहिए। केपी के ने इसमें पहल की है, वफाकी हुकूमत तो पर्चे दर्ज करवा रही है जो भी बात करता है, लेकिन केपी की तरफ से ये जो जवानमर्दी का बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया गया है, इसे हम जो है वो बड़ा पेश करते हैं। लेकिन मुश्किल लगता है कि ये रेप्लिकेट हो बाय पंजाब या सेंटर, क्योंकि आपके सामने ही है। आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने हमें हकायक से आगाह किया, चीज़ें बताई, कहाँ क्या रुकावटें आ रही हैं। जी गुरैया साहब, बिल्कुल जुल्करनैन साहब बात कर रहे थे, आपके सामने चीज़ें बता रहे थे। जी ये देखें यूनुस साहब, गजा के मामले में इन्होंने सही फरमाया कि 32,000 लोग शहीद हुए, लेकिन किसी को अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी। वो इसी खामोश है कि आप देखें ह्यूमन जो राइट्स की तंजीमें हैं इंटरनेशनल लेवल पे, किसी ने आवाज़ नहीं निकाली। फिर मोर देन 57 कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, जिन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया। फिर नेशंस हैं 45 से ज़्यादा जिन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और इसी तरह आप ये देखें कि वहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से वहाँ पे फायरिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बच्चे अपाहिज हो रहे हैं, खुराक वहाँ नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना रोल अदा करे। सदर पाकिस्तान ने 23 मार्च के मौका पर सिर्फ बयान की हद तक बात की है, इससे आगे निकलना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में मूवमेंट करनी चाहिए ताकि ये जंग फौरी तौर पे रुके, ताकि वहां पे उनको वो जो लोग शहीद हो रहे हैं वहां पे कुछ रोकथाम हो और अमदाद वहां पहुंचानी चाहिए, खुराक पहुंचानी चाहिए, इलाज का सामान पहुंचाना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। इस पे भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आप कहते हैं केयर टेकर वजीर आजम साहब ने अपना रोल अदा किया है, उन्होंने भी कोई बयान, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि देखें जी 2 मुल्की जो फार्मूला है उसको तस्लीम करना चाहिए, उसके मुताबिक इसराइल बन जाए, फलस्तीन बन जाए, लेकिन वो नजरिया पाकिस्तान जो था उसके ऊपर मेरा ख्याल है पता नहीं उन्होंने तवज्जो नहीं दी या पढ़ना जरूरी नहीं समझा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, हम पाकिस्तान कभी उसको तस्लीम नहीं करेगा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे अब कई दफा ना डॉक्टर इसरार उल हक की जो गुफ्तगू बातें
जो वो कह गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। बड़ी याद आती हैं जब उनकी वो हम गुफ्तगू सुनते हैं, जो वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं, एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो कहते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की मदद के लिए खड़ा नहीं होगा, एक वक्त ऐसा आएगा। और वो इस वक्त को और इस हालात को इन अपने वाक़यात में बयान करते हुए कोई बड़ा खुशईद करार नहीं देते, हमारी बड़ी बदकिस्मती करार देते हैं। और वही वक्त आ गया है कि आज हम फ़लस्तीन के लिए कोई बयान देना भी पसंद नहीं करते। आज हम इसराइल को ये भी बावर नहीं करना चाहते कि खबरदार आपने मुसलमानों पे जो है बारूद के गोले फेंके। आज हम इस जंगबंदी को रुकवाने के लिए अपना किरदार भी अदा करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि अगर कोई बात करता है तो उनके खिलाफ हम मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो हमारे मुआशरत की बेहतरी के लिए बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, बड़ी टेंशन ले के कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह जितनी भी जैसे भी हो इस मुल्क की मुआशरत बेहतर हो। तो जहाँ हम उन्हें मुआशरत की बेहतरी के लिए इक़दाम करने पर खराज तस्लीम पेश करते हैं, वहाँ उन्हें चाहिए कि इसराइल को ये बमबारी जो वो कर रहे हैं, मासूम बच्चे जो जाँ बक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वहाँ जनाब मलबे के ढेर बन गए हैं, वहाँ वो देख के मनाजर आप दिल पर काबू नहीं रख सकते। हम भी बच्चों वाले हैं, हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे पाकिस्तान यहाँ पे अगर 1 मिनट का मुझे मौका दे दें, मैं जरूर जरूर। आपने आज की जो खबर है वो इसहाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ तल्लुकात बहाल करने का जायजा लेगा। ठीक है ना जी, साथ कारोबार करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारे ताजर जो हैं वो नई दिल्ली के साथ तल्लुकात चाहते हैं। ठीक है ना, लेकिन उधर सलीम साफी साहब कहते हैं मोदी के होते हुए पाक भारत तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और तीसरी बात, अस्करी क़यादत क्या कहती है? अस्करी क़यादत कहती है कि मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर हुक्मरानों के जुल्म, मुसलमानों को हुक्मरानों के जुल्म का सामना है, यानी कि वो सही बात कर रही है। ये सारी जिंदगी हम लड़ते रहे कि हम कश्मीर के लिए लड़ते रहे और कश्मीर पे जुल्म सितम होता रहा। आज हम उसके लिए बात कर आज हम कहते हैं हमारे तल्लुकात ठीक होने पे, तो ये इमरान खान साहब की सारी बातें ठीक हो रही हैं। आले शरीफ की जब भी हुकूमत आई है, इसी बात का तो तनाजा रहा है, इसी बात पे तो पाकिस्तानी अवाम इनसे नाराज है कि ये हमेशा भारत को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी लोगों को आज भी याद है जब बंबई में होने वाले धमाकों के मुतल्लिक हमारे सबक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की थी, उसमें एजेंसियों को मुलव्वस करार दिया गया था। आज भी लोगों को याद है कि मियां नवाज शरीफ जब भारत गए थे तो एक तरफ कश्मीरियों का वफद बैठा हुआ था, तो उन्होंने उस वफद से मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा था। दूसरी तरफ भारत के कारोबारी लोगों का वफद बैठा हुआ था, मियां नवाज शरीफ उनसे कारोबारी बातें करके वहां से चले गए, कश्मीरी वहां बैठे के बैठे रह गए। तो ये तो इनकी हमदर्दियां हैं। तो जो हमारा अजली दुश्मन है, जो जनाब आए रोज कभी अफगानिस्तान के रास्ते से, कभी जनाब आपके सामने ईरान के रास्ते से हमारे बलूचिस्तान में केपीके में ये जितनी भी आग लगी हुई है, जो दहशतगर्दी का आपके सामने जनाब नसूर है, ये कहाँ से आया है? ये भारत का भेजा हुआ है। ये हमारा हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान में जो हमारी वहाँ अवाम पे आप देखें कि ये जो आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात, मासूम लोगों की जानें और खुश के धमाके, ये कौन करवा रहा है? ये भारत मुलव्वस है। और हमने कभी खुल के इनकी मुखालफत करने की बजाय आज हम इनसे तिजारत की बातें कर रहे हैं। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हमसाया मुल्क के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप ये तो देखें उसका किरदार हमारे लिए क्या है। यानी हमने अपने मामलात को सेटल करना चाहिए पहले, और उस सेटल करने के बाद जो मर्जी करें आप मुतालबा में कहीं कश्मीर को आजाद कर दें उनकी। मतलब ये हमारे वजीर खारजा जो है उनकी प्रायोरिटीज देखें, बजाय कि वो अफगानिस्तान के मुल्क से उनकी लोगों से बात करें कि भाई ये जो हमारे तल्लुकात खराब हो रहे हैं इनको हम ठीक करें। के अंदर जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश करें, अफगानिस्तान के साथ को डील करें, उनको समझाएं कि भाई खुदा का वास्ता है, सारी उम्र हम आपके लोगों को जनाब मेहमान बना के रखा हुआ है, सर माथे पे रखा हुआ है, हमने कभी भी इन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि आप गैर मुल्की हैं और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं।
नेगोशिएट करने की जरूरत है तो आज अफगानिस्तान के साथ है। और वो क्या कर रहे हैं कि वो मतलब किसी के इंटरेस्ट वॉच कर रहे हैं और बिजनेस की बातें कर रहे हैं, अपने बिजनेस से लोच डाल देता है। और लास्ट बात मैं सिर्फ जरा थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जमात इस्लामी की यहाँ पे बात हुई कि जमात इस्लामी के लोग बड़े बासूल हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम भी यही समझते हैं कि जमात इस्लामी के लोग बड़े बासूल हैं, हाँ जी, उनकी जमात के लीडरान बड़े बासूल हैं, लेकिन मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जो जुल्म सतम हुआ इस मुल्क में, जो इलेक्शन हुआ इस मुल्क में, उस पे उन्होंने बहुत हल्की आवाज उठाई, यानी कि हालांकि चाहिए था, तैयारी करती नजर आई लेकिन वो इस कदर बहुत हल्की आवाज उठाई जिसमें जान नहीं थी। तमाम जमातें जो ये समझती हैं कि पाकिस्तान में जो है इक़्तिदार पर कब्जा किया गया है, जबरदस्ती काबज़ के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए तो वो आवाज नहीं उठ पाई, आप ठीक कहते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेज़बान यूनुस पार्ट और जनाब जुवैद इकबाल गयास साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।